चलो दोस्तों, चलिए थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हॉब्स का टाइम पीरियड क्या था? 1588 से 1679 के बीच में। थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में ब्रिटेन के मालमेसमरी के पास वेस्टपोर्ट में हुआ था। उनके जन्म के पूर्व स्पेन की जल सेना आर्माडा ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था। इस भय के वातावरण में थॉमस हॉब्स का जन्म समय से पूर्व हो गया था। स्वयं थॉमस हॉब्स ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा। तो थॉमस हॉब्स का एक फेमस स्टेटमेंट है कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। मैं और फियर एक साथ पैदा हुए थे। हॉब्स चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था, इसलिए राजतंत्र का समर्थक था। हॉब्स की अध्ययन पद्धति क्या थी? थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि ज्ञान का अंत शक्ति है। तो एंड ऑफ नॉलेज इज पावर। यह उन्होंने डिकॉर्पे, जो कि 1655 में आती है बुक, में कहा था। थॉमस हॉब्स ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से किया। थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति को यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। थॉमस हॉब्स का यांत्रिक भौतिकवाद यानी मैकेनिकल मटेरियलिज्म मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अलग है। तो मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की, और जो हॉब्स है वो मटेरियल या मैकेनिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं। हॉब्स के अनुसार भौतिक अणु स्वतः क्रियाशील होते हैं, जबकि मार्क्स का मानना था कि अणुओं को बाहर से गति प्राप्त होती है। थॉमस हॉब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक है। तो ये मटेरियलिस्टिक थिंकर है। कौन? थॉमस हॉब्स। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। उसने राजनीति के अध्ययन में इतिहास एवं नैतिकता का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। इसलिए ऑक्सफोर्ड ने थॉमस हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथन को अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। तो अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं कौन? ऑक्सफोर्ड। किसको? लेवियाथन को। थॉमस हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कॉलस्टिक पद्धति का जोरदार खंडन किया। वे इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। स्कॉलस्टिक पद्धति के द्वारा धार्मिक मान्यताओं को तार्किक रूप से प्रमाणित किया जाता था। राज्य की प्रकृति। तो वेपर ने थॉमस हॉब्स के राज्य की प्रकृति को यांत्रिक यानी मैकेनिकल कहा है। राज्य मानव द्वारा निर्मित है। यह विचार थॉमस हॉब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया। तो स्टेट इज क्रिएटेड बाय मैन, ये स्टेटमेंट किसने दिया? थॉमस हॉब्स ने पहली बार आधुनिक युग में दिया। हॉब्स के अनुसार राज्य एक यंत्र है। यह मानव निर्मित संस्था है, ना कि दैवी। राज्य प्राकृतिक या दैवी संस्था नहीं। तो डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट को बेसिकली हॉब्स नकारते हैं। यांत्रिक राज्य के समर्थक व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं। तो जो मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट जो समर्थक हैं वो इंडिविजुअलिज्म को महत्व देते हैं। हॉब्स, लॉक, बेंथम एवं मिल राज्य को यंत्र मानते हैं, यानी काइंड ऑफ एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं राज्य को। व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म क्या है? तो व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म आधुनिक युग में हुआ है। व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति को साध तथा राज्य को साधन माना जाता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल को एंड की तरह ट्रीट किया जाता है और स्टेट को एज ए मीन्स टू एन एंड ट्रीट किया जाता है। थॉमस हॉब्स व्यक्तिवादी हैं यानी इंडिविजुअलिस्टिक है। इसके पीछे निम्नलिखित तर्क हैं। क्या तर्क हैं? कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ है। राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य आत्मसंरक्षण सेल्फ प्रिजर्वेशन है। अतः थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत जेम्स प्रथम द्वारा प्रदत्त का खंडन किया। थॉमस हॉब्स के अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के आत्म संरक्षण सेल्फ प्रिजर्वेशन में असफल हो जाता है तो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती। व्यक्तिवाद और पूर्ण सत्तावाद में समन्वय। तो इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म में क्या समन्वय बिठाया हॉब्स ने, देखते हैं। तो थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति के आत्म संरक्षण के लिए निरंकुश शक्तिशाली राज्य का समर्थन किया।
इसलिए थॉमस हॉब्स के विचारों को पूर्ण सत्तावादी यानी एब्सोल्यूटिज्म या एब्सोल्यूटिस्ट भी कहा जा सकता है। थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद यानी एब्सोल्यूटिज्म एक साधन है जिसके माध्यम से इंडिविजुअलिज्म को अचीव किया जाएगा। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति यश एवं शक्ति प्राप्त करना चाहता है, व्यक्ति लालची एवं स्वार्थी है, व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं। थॉमस हॉब्स के अनुसार समाज को कृत्रिम राज्य की भांति कहा है। किसने? हॉब्स ने। तो हॉब्स समाज को एक आर्टिफिशियल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। समाज को आणविक प्रकृति है ना, समाज की आणविक प्रकृति बताया। आणविक प्रकृति से तात्पर्य है कि समाज व्यक्तियों का समूह है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, तो प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर पूर्व सामाजिक या पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। सामाजिक समझौते की पूर्व अवस्था को प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। स्टेट ऑफ नेचर सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था थी। तो इन द स्टेट ऑफ नेचर एवरीबडी वाज एट वार विथ एवरीबडी, तो वहां पर सब एक दूसरे के विरुद्ध वार में थे। प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति एवं सभ्यता का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन पाशविक, क्षणिक एवं बर्बर था। तो लाइफ वॉज शॉर्ट, ब्रूटिश, शॉर्ट एंड तो लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की संकल्पना का अभाव था। तो मोरालिटी तो थी ही नहीं, माइट इज राइट थी, माइट इज राइट। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था, शक्ति ही अधिकार है। तो माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट स्टेट ऑफ नेचर में था अकॉर्डिंग टू हॉब्स। प्राकृतिक विधि, तो मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है। थॉमस हॉब्स के समझौते में विशुद्ध विवेक का प्रयोग देखा जा सकता है। प्योर रीजनिंग की बात करते हैं कौन? हॉब्स। थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक विधि मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि नहीं है। हॉब्स के चिंतन में 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि का उल्लेख है। कुछ इस प्रकार है: प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए, व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का परित्याग करने को तैयार रहना चाहिए, इनके क्रियान्वयन के लिए पारस्परिक समझौता करना चाहिए। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक समझौते का अभिप्राय व्यक्तियों व समुदाय ने आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया। थॉमस हॉब्स के शब्दों में, मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियां इसे सौंप दें। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों ने अपने आत्म संरक्षण के लिए आपस में समझौता करके अपनी सभी शक्तियां एक सर्वोच्च राजा को सौंप दी। राज्य या राजा समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं है। तो स्टेट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर पूछता है कि हाउस में क्या स्टेट कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है, तो नहीं, स्टेट इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का मूल आधार बुद्धि, शक्ति एवं उपयोगिता है। थॉमस हॉब्स का समझौता एक दार्शनिक सत्य है या एक सैद्धांतिक समझौता है, ऐतिहासिक नहीं है। थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत पाया जाता है, यानी थ्योरी ऑफ कंसेंट पाई जाती है, थ्योरी ऑफ कंसेंट। थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य ठोस विवेक, रीजन का परिणाम है। हैकर के अनुसार थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार में सहमति का सिद्धांत निहित है। समझौते की विधि, मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? थॉमस हॉब्स के अनुसार केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज एवं सरकार तीनों का निर्माण हुआ है। तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके माध्यम से राज्य, स्टेट, सोसाइटी और सरकार, गवर्नमेंट तीनों बने। आगे चल के हम लॉ में देखेंगे कि दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। समझौते का मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण है, यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन है। राज्य, समाज व सरकार कृत्रिम संस्थाएं हैं। समझौता भंग होने पर व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। सभी व्यक्ति समझौते के द्वारा अपनी सभी शक्तियां एक राजा को प्रदान कर देते हैं। समझौते के बाद व्यक्तियों के पास अधिकार नहीं रहता है। संप्रभुता यानी सॉवरेंटी। तो थॉमस हॉब्स के विचारों में वैधानिक संप्रभुता का विचार पाया जाता है, यानी लीगल सॉवरेंटी देखी जा सकती है, लीगल सॉवरेंटी। थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेषता सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीमित, अदेय, अविभाज्य और निरंकुश है।
हॉब्स के पहले बोधा ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून और नैतिकता के प्रतिबंध आरोपित किए थे। थॉमस हॉब्स ने संपूर्णता को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। तो संप्रभुता को हॉब्स ने सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। उसने चर्च को भी राज्य के अधीन बना दिया। थॉमस हॉब्स ने राज्य की शक्ति को पूर्ण सत्तावादी माना। उसके अनुसार संप्रभु का आदेश ही विधि है। तो लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। ये कौन बोलता है? हॉब्स बोलते हैं। हॉब्स ने राज्य, सरकार और समाज के मध्य कोई विभाजन नहीं किया है। उसने सरकार के अंगों का किसी प्रकार से विभाजन नहीं किया। थॉमस हॉब्स ने राज्य और राजा में भी अंतर नहीं किया। थॉमस हॉब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम की संज्ञा दी गई है। यह शब्द सेवाइन ने हॉब्स की संप्रभुता के लिए प्रयोग किया है, काल्पनिक निगम। तो हॉब्स इसको काल्पनिक निगम यानी इमेजिनरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। फिर स्वतंत्रता। थॉमस हॉब्स के अनुसार विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। तो लिबर्टी इज वेयर स्टेट, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, वेयर लॉ इज साइलेंट। तो विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। वाहन के अनुसार थॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी तरफ निरंकुशतावाद का खतरा है। शक्ति का सिद्धांत। तो शक्ति का प्रयोग सहमति से किया जाता है। यह दो व्यक्ति या समूहों की आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। थॉमस हॉब्स के अनुसार शक्ति एवं बल में भेद है। अवैधानिक शक्ति की कल्पना अतार्किक है। थॉमस हॉब्स ने शक्ति और सत्ता में अंतर नहीं किया। थॉमस हॉब्स का महत्व। थॉमस हॉब्स के चिंतन में उदारवाद का दार्शनिक आधार अंतर्निहित है। उसने व्यक्ति को अपना हित बढ़ाने वाला माना। उसके चिंतन में उपयोगितावाद का आधार भी विद्यमान है क्योंकि राज्य को एक उपयोगी संस्था माना गया। महत्वपूर्ण तथ्य। तो हॉब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में एक लेबलर्स का आंदोलन चल रहा था जो राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे। दूसरा डिगर्स का आंदोलन था जो आर्थिक समानता की मांग कर रहे थे। थॉमस हॉब्स की पहली रचना हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार थी जिसका उन्होंने अनुवाद किया था। तो हॉब्स के अनुसार कानून न्यायोचित यानी फेयर और अन्यायोचित नियम है। जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। थॉमस हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना लेवियाथन है जो अंग्रेजी में लिखी है। क्लेरेंडन हॉब्स के समकालिक विचारक थे जो हॉब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। किसने? क्लेरेंडन ने। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने लेवियाथन को जलाया। हॉब्स ने डी कॉर्पे और डी सीवे नामक रचना लैटिन में लिखी। माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा। एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक हॉब्स की प्रथम रचना है। एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक हॉब्स की प्रथम रचना है। अ डायलॉग ऑन द सिविल वार्स, बेहेमोथ डी होमाइन, ये सभी हॉब्स की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तो अब थोड़ा सा इसमें विचारकों का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले बोधा, ये 1530 से 1596 के बीच में रहे। हॉब्स 1588 से 1679 के बीच। स्पिनोजा 1632 से 1677 के बीच में रहे। लॉक 1632 से 1704 के बीच में। मॉन्टेस्क्यू ये 1688 से 1689 से 1755 के बीच रहे। ह्यूम ये 1711 से 1776 के बीच रहे। बर्क ये 1729 से 1797 के बीच रहे। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा हॉब्स के बारे में एक और बारोवर भी ले लेते हैं। तो ये एक इंग्लिश फिलोसफर रहे हैं 1588 से 1679 के बीच में। और इन्होंने सिविल वार का जो पीरियड था 1641 में उसको विटनेस किया और तभी उन्होंने कहा था कि फियर एंड आई वॉज बॉर्न टुगेदर या बॉर्न ट्विंस, मैं और फियर एक साथ पैदा हुए थे। अकॉर्डिंग टू हिम स्टेट ऑफ नेचर है वो एक ऐसी काइंड ऑफ स्टेट है जहां पर राइट और रॉन्ग का कोई इन्फोर्सिएबल क्राइटेरिया नहीं था। वहां पर माइट इज राइट काम करती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
ह्यूमन लाइफ सॉलिटरी थी, पुअर थी, नेस्टी थी, ब्रिटिश थी और शॉर्ट थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सभी इंडिविजुअल्स ने अपने सभी राइट्स एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किसी थर्ड पार्टी, जिसे लेवियाथन या स्टेट हॉब्स कहते हैं, को सौंप दिए। और जो थर्ड पार्टी है, फॉर एग्जांपल लेवियाथन या स्टेट, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं। हॉब्स एब्सोल्यूट सोवरेनिटी पर विश्वास करते हैं। थर्ड पार्टी दैट इज स्टेट, है ना, तो थर्ड पार्टी जो कि स्टेट होगी, वो अनडिवाइडेड, अनलिमिटेड, इनएलिनेबल और परमानेंट पावर उसके पास होगी। कॉन्ट्रैक्ट परपेचुअल होगा और इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। फिर हॉब्स मैकेनिकल मटेरियलिज्म पर विश्वास करते हैं और उन्होंने 19 आर्टिकल ऑफ पीस की बात की। 19 आर्टिकल ऑफ पीस। हॉब्स फेलिसिटी के बारे में बात करते हैं। फेलिसिटी माने कंटिन्यूअस फुलफिलमेंट ऑफ वन सेट डिजायर, तो एक डिजायर के बाद दूसरी डिजायर मनुष्य में पैदा हो जाती है, जिसे हॉब्स एक टेक्निकल वर्ड के माध्यम से डिस्क्राइब करते हैं, फेलिसिटी। हॉब्स के मेन वर्क कौन कौन से थे? तो डिकॉर्पोर ये 1640 में आता है, डीसीबे 1642 में, एलिमेंट ऑफ लॉ 1650 में, लेवियाथन 1651 में, बेहेमोथ 1670 में। एक दो और बात है हॉब्स के बारे में। हॉब्स ने जो मेथोडोलॉजी यूज की थी वो एम्पिरिकल मेथड था। एम्पिरिकल मेथड माने बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो हॉब्स को गैलीलियो कहा जाता है, अपने टाइम का गैलीलियो कहा जाता है। मतलब जो काम गैलीलियो ने फिजिक्स में किया, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्षेत्र में किया, साइंस के क्षेत्र में किया, वही काम हॉब्स ने पॉलिटिकल थ्योरी के क्षेत्र में किया। फिर आगे चल के गैलीलियो को रिफाइन करने वाले जो आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट आते हैं, इसी प्रकार आगे चल के हॉब्स को रिफाइन किसने किया? लॉक ने किया। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। दूसरी चीज, जो हॉब्स मेथोडोलॉजी को प्रयोग करते हैं उसका एक टेक्निकल नाम है, क्या? रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड। तो ये एक टेक्निकल वर्ड है। तो अगर कभी पूछ ले कि हॉब्स की मेथोडोलॉजी क्या थी, तो रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड, और वो एम्पिरिकल स्टडी यानी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड स्टडी की बात करते थे।